हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था आप लोगों को कि क्या रहेगा जो है, मतलब क्या यूपीपीसीएस का एक पैटर्न रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन, मतलब किस स्टेज से गुजरना होता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा, तो ये ऑफिशियल मेरे पास जो है वो नोटिफिकेशन है, उसी में दिया रहता है सिलेबस। तो मैं सिलेबस एक बार आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। जो भी नहीं जानते हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा कंप्लीट देखिए, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना क्या है और किस किस सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम्स का चलते हैं। प्रीलिम्स का पेपर वन मैंने बताया था, पेपर वन होता है, उसमें जो है सबसे पहला तो करंट इशू है, करंट इवेंट पूछा जाता है ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट। देखिए नेशनल मूवमेंट स्पेशली यहाँ पर बोला गया है, तो इट मीन्स कि नेशनल मूवमेंट का जो हिस्ट्री होगा ना, वो स्पेशल जो है इस पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, और जो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, जिसमें फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सारे मतलब जो है सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। फिर इंडियन पॉलिटी होगा, गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, पंचायती राज है। फिर पब्लिक पॉलिसी है, राइट्स इश्यूज़ है, मतलब जो भी राइट्स के इश्यूज़ हैं वो सारे चीज़ डिस्कस, मतलब जो है इसमें क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। फिर जो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स है, ये सारा चीज़ है। फिर जनरल इश्यूज़ ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल का सेक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर जो है बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन आपको नहीं करना है। वो जो बार बार आप लोग सुनते हैं ना, टॉपर सब कहते हैं पीएचडी नहीं करना है, इट मीन्स दैट कि आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। फिर जनरल साइंस है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब सारा चीज़ होता है जनरल साइंस में। इज दैट क्लियर? फिर देखिए करंट इवेंट्स है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस का करंट इवेंट क्या है, देखिए यही चीज़ जो है यहाँ पे मैंने जो भी ओवरव्यू बताया ना, उसी का यहाँ विस्तार से बोला गया है। करंट इवेंट किस पर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पर। कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट दैम, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि करंट इशू का, करंट इवेंट्स जो भी हैं उसका एक नॉलेज हो, ओवरव्यू उनके पास हो। इज़ दैट क्लियर? फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। एम्फेसाइज शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिनॉप्टिक व्यू चाहिए उसके पास, नेचर और कैरेक्टर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फिर जो है एक ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का एक चैप्टर है अलग से। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या कोई भी एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो उसमें नेशनलिज्म करके एक चैप्टर ही है। ठीक है, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये सब सारा चीज़ इसमें कवर कराया जाता है। जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत ज़्यादा मतलब जो है नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विल बी एक्सपेक्टेड एंड क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी विल बी रिलेटेड टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट में है, यहाँ हो गया ज्योग्राफी हो गया। अब इंडियन पॉलिटी में चलते हैं। इसमें बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो कि एक आप लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत करके आती है, वो बाइबल है। मतलब पॉलिटी में इसीलिए लोग फुल मार्क्स भी उठाते हैं, क्योंकि वो एक ही बुक है और उसी को बार बार पढ़ना है।
तो पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, और इंडियन पंचायती राज से लगभग आपको हर एक बार एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ मेंशन ही कर दिया है स्पेशली पंचायती राज, इसीलिए। फिर नॉलेज कंट्रीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का एक नॉलेज होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट का होना चाहिए, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी होना चाहिए, इंडियन एंड इंडियन कल्चर का होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब सारे। तो इसमें जो है आपको प्रॉब्लम्स होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, सोशल, जनरल इश्यूज ऑन environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization। इसमें भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन किसी में नहीं चाहिए, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। जनरल साइंस में इंक्लूडिंग साइंस होगा। ये साइंस जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप 9th और 10th ये 2 NCERT कर लेते हैं जनरल साइंस में, कभी दिक्कत नहीं होगी। भारत में कोई भी एग्ज़ाम लेता है आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम करने वाले नीट को छोड़कर, क्योंकि जो स्पेशल बायो के लिए होता है वो छोड़ के, मेडिकल लाइन का छोड़ के, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, मतलब जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें 9th-10th के NCERT ही इनफ होते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं 11-12, 2-3 क्वेश्चन के लिए इधर उधर नहीं भागना है। 9th-10th मेजर पोर्शन आपका कवर करता है, ठीक है। और नॉट कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरल अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट्स, जनरल अवेयरनेस रहना चाहिए। स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, यूपी का ये है, उत्तर प्रदेश का ही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब पेपर 2 आते हैं जो कि CSAT पेपर होता है, वो भी आप लोगों को यहाँ मैंने बता दिया था। ड्यूरेशन उसके भी 2 आवर्स है और 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें तो सबसे पहले देखना आपको एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी का भी अभी डिस्कस करूँगा, ये इंग्लिश के हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होते हैं जो कि 10th लेवल तक के होते हैं। मैथ्स जो पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के होते हैं, बहुत बेसिक होता है। अलजेब्रा होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, हमेशा स्टैटिस्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा होता है, आप क्वेश्चन पेपर उल्टा के देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश अप टू 10th लेवल, 10th लेवल के ही जनरल इंग्लिश होते हैं इसमें। जनरल हिंदी भी 10th लेवल के होते हैं। इट मीन्स आपको 10th लेवल की नॉलेज चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग तो इसको पढ़ के भी नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे ये है आपका। फिर इसी में जो है मैथ्स के कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो हैं उसके कुछ चर्चा किया गया। अरिथमेटिक है इसमें। अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल और इरेशनल है। ये सारे 9th-10th के ही हैं, ठीक है। 10th लेवल के हैं तो 9th-10th से ही ये पूछा जाएगा। डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर है, प्राइम इंटीजर्स है, LCM HCF यही सब रहेगा। फिर एवरेज रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा। ये सारा आप जो है मैथ्स में देख सकते हैं। ये सारा मैं CSAT का बता रहा हूँ, उसके बाद मेंस पर चलेंगे। फिर इंग्लिश में जो है ये सब सारा रहेगा। एक वॉइस से क्वेश्चन रहती है, एक नरेशन से रहती है, तो ये सारा जो है यहाँ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक्टिव पैसिव होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, वर्ड्स मीनिंग। फिर जो है एक वर्ड मीनिंग दिया जाएगा, एक फिर जो है वोकेबलरी के क्वेश्चन होते हैं, एडियम फ्रेजेस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में भी है। हिंदी में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे होंगे हिंदी वर्णमाला, शब्द रचना, शब्द रूप, फिर जो है संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये सब, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, ये सब सारा चीज़ होता है। इतना ये प्री का हो गया। इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आप आ जाते हैं सेकेंड स्टेज में, दैट इज़ मेंस। मेंस में एक हिंदी पेपर होता है, पेपर 1,
जिसमें आपको खंड अवबोध एवं प्रश्नोत्तर होते हैं, संक्षेपण होता है जिसको प्रेषी बोलते हैं। फिर जो होता है एक सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन लिखना होता है, कार्यालय आदेश अधिसूचना परिपत्र लिखना होता है। फिर शब्द ज्ञान एवं प्रयोग होता है। फिर जो है उपसर्ग एवं प्रत्यय होता है, इसमें विलोम शब्द होता है, वाक्यांश शब्दांश होता है, एक शब्द होते हैं, वर्तनी और वाक्य शुद्धि होता है, लोकोक्ति। ये भी बेसिक हिंदी होता है, आप लोग अगर बचपन से पढ़े हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में देखिए सेक्शन वाइज बटा हुआ है। सेक्शन ए में पूछा जाता है जो कि लिटरेचर और कल्चर से होगा। सेक्शन 2 में मतलब सेक्शन ए के ही 2 में सोशल स्फेयर से और पॉलिटिकल स्फेयर से, बस यही 3 थीम को पकड़ के आप लोग ऐसे की तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन बी में साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्फेयर, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। सेक्शन सी में नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज़, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, डेल्यूज, ड्रॉट, ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है। ये सब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इतना आप लोग ऐसे में आप ये सब सारे थीम पर आप ऐसे तैयार कर लीजिए। थीम कहने का मतलब है, देखिए ये सारे टॉपिक पर ना एक आप तैयार कर लीजिए, मतलब जो है ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए। ड्राफ्ट जो होते हैं ना, ड्राफ्ट मतलब एक कच्चा चिट्ठा तैयार कर लीजिए। ये सब पर टेक्नोलॉजी पे आएगा तो ये कोटेशन देना है, ये डाटा देना है, इतना आप तैयार कर लीजिए, एक एक पेज के सारे बना लीजिए। फिर जो आपको ऐसे में कभी दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप जो है लिखते रहिए, वो डाटा को यूज़ करते रहिए, इसी तरह प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में जो है आपके ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री में भी यहाँ लिमिटेशन है, यहाँ पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जो कि सैलिएंट फीचर, जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर्स को, एस्पेक्ट्स को कवर करता है। आर्ट फॉर्म्स को, लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। सो मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को हिस्ट्री हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो जाएंगे, पर्सनैलिटीज़ हो जाएगा, इश्यूज़ हो जाएगा, ये सारा। तीसरे में जो है फ्रीडम स्ट्रगल देखना। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपको हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इंडियन कल्चर, आर्ट कल्चर पढ़ना है आपको। मेनली रिटर्न के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल और वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के लिए जो है आपको नेशनल मूवमेंट सारा पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ था उसके लिए पढ़ना है 1965 तक, ठीक है। फिर है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। ये सब है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिमिटेड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर्स पढ़ना है, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं अभी तक। रिड्रॉ पढ़ना है ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म पर तो क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर जो एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा देखिए ये सोशल इशू है, ये सारा सोशल इशू है। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सब आया था। ये कब हुआ था आप लोगों को पता है, 1991 में, ठीक है। तो ये सारा जो है आप लोगों को तैयार करना है। ये सारे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इस पर एक एक पेज तैयार कर लीजिए, आपकी 50 से ज़्यादा % जो है कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद करंट इवेंट जोड़ते रहिए, इसी तरह राइटिंग को तैयार करना है, आपके कंटेंट को तैयार करना है। 9th पॉइंट है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। कम्युनलिज्म पढ़ना है, अभी कम्युनलिज्म का बहुत मुद्दा चल रहा है। रीजनलिज्म पढ़ना है, सेक्युलरिज्म पढ़ना है, ये सारा मुद्दा चलता रहता है दिन भर, आप डेली देखते होंगे। कम्युनल वायलेंस होता है, रीजनल वायलेंस होता है, फिर सेकुलर वायलेंस होता है, ठीक है। फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब पढ़ना है, जैसे वाटर का, सॉइल का,
फिर जो है फॉरेस्ट और रेफरेंस का, फिर ये सब सारा चीज़ आपको तैयार करना है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, इसमें अर्थक्वेक पढ़ना है। देखिए फिज़िकल ज्योग्राफी में भी ये स्पेसिफाई कर दिया है कि अर्थक्वेक ही पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, वॉल्केनिक एक्टिविटी पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है, ओशन करेंट्स पढ़ना है, विंड एंड ग्लेशियर्स पढ़ना है, बस हो गया। ईटीसी ये लिखा ही नहीं, जबकि यूपीएससी ईटीसी भी लिखती है। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। यहाँ आपको फिक्स दिया गया है। ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, ओशनिक रिसोर्सेज इंडिया का पढ़ना है और उसका पोटेंशियल पढ़ना है। ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ना है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम पढ़ना है, वर्ल्ड फेथ एंड फोकस ऑन इंडिया पढ़ना है, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में पढ़ना है। फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन इन स्मॉल विलेजेस, ये सारा सोशल इशू आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट इसमें बच रह गया है करना, 16 और 17 दो पॉइंट बच गया। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश होना चाहिए। हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, यही तो सबसे बड़ा पंगा हो जाता है कि हिस्ट्री का भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप देने जा रहे हैं। ये सब पूरा टूरिज़म, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ज्योग्राफी में, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, क्लाइमेट में, सॉयल, फॉरेस्ट, मिड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, माइंस, मिनरल्स, रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये सारा जो है आप लोगों को तैयार करना है। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में आइए। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में जो है मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें होता है, और जो है इसमें मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जिसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ना है। लक्ष्मीकांत के पहले जो सेक्शन में जाइएगा ना, फर्स्ट पेज पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है उसी को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कहते हैं। इस इवोल्यूशन कैसे हुआ है, फिर फीचर्स पढ़ना है, अमेंडमेंट्स पढ़ना है, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस पढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इवोल्यूशन ऑफ बेसिक प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट का आता रहता है। जैसे केशवानंदा भारती केस में इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का फार्मूला दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। फिर कलरेबल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का बारे में इवोल्यूशन पढ़ना है। फिर जो है आप आ जाइए functions and responsibilities of union and states, issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of power, finances, ये सब पावर फाइनेंसेस पढ़ना है, स्टेट और सेंटर का। फिर रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन में सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ना है मेनली। फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट, ये सारा देखिए डिफाइंड, इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया है, एक एक लाइन बता दिया है कि क्या क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और अदर मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ कंसर्न्ड इश्यूज़। फिर स्ट्रक्चर पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स पढ़ना है। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस पढ़ना है। फिर देयर रोल इन पॉलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL होता है ना, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL दायर कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। ठीक है, 8 में जो है सैलिएंट फीचर आप लोगों को तैयार करना है। सैलिएंट फीचर ये थोड़ा लंबा है, मतलब जो है पेपर 2 में थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर पढ़ना है। 9 में अपॉइंटमेंट, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स में अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उनके पावर, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब पढ़ना है। 10th में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडी इंक्लूडिंग नीति आयोग, देयर फीचर्स एंड फंक्शनिंग। 11th में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस ऑफ डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा जो है आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो इस तरह से आप 12वां में देख सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें SHGs के बारे में पढ़ सकते हैं, डोनर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, चैरिटीज़, NGOs, ये सब के बारे में। वेलफेयर स्कीम फिर चलता है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स लाते रहते हैं गवर्नमेंट। तो ये सारा पॉइंट आप
मैं बता दिया हूँ। 14 में इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। 15 में इश्यूज रिलेटिंग टू, 16 में ये है। फिर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जो है। 17 में रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। ऐसे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट उधर भी है, लेकिन ये सब जो है मेनली पेपर 2 से ही देखा जाता है सिविल सर्वेंट की पर्सनैलिटी को। बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ये सारा इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिक्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ये सारा आ गया आपका। ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन है। स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू में। इज दैट क्लियर? 23 में है, देखिए, करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल एंड स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फिर जनरल स्टडीज़ 3 में चलते हैं। 3 का जो है फुल्ली इकोनॉमी बेस्ड है, ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब है, नीति आयोग। फिर इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। इसमें इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ का पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रीवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, ये सब सारा चीज़। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, ये सारा जो है इशू ऑफ बफर स्टॉक का आया था ना, अभी पता चला था फार्म बिल में जब। लैंड रिफॉर्म्स भी पढ़ना है। फिर इफ़ेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब पढ़ना है। उधर भी आप पेपर 1 में, GS 1 में भी देखे लिबरलाइजेशन, यहाँ भी देखे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 11th में अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ है। फिर 12 में अवेयरनेस, इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 14 में डिजास्टर, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी 13 में पढ़ना है। फिर जो है 15 में चैलेंजेस इंटरनेशनल सिक्योरिटी, 16 में इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। फिर 17 में रोल, काइंड, मैंडेट ऑफ सोशल फोर्सेस, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इकॉनमी, ओवरव्यू ऑफ यूपी इकॉनमी। देखिए, यूपी इकॉनमी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यूपी हर सेक्शन में आपका यूपी घुसा दिया है, ठीक है। स्टेट बजट उनका पढ़ना यूपी का। फिर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, ये सब सारा चीज़ यूपी का आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 20 में देखिए आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, हस्बेंड्री, ये सब लॉ एंड सिविल डिफेंस विद रेफरेंस टू यूपी के संदर्भ में लॉ और सिविल डिफेंस पढ़ना है। 4th जो है आपका, 4th तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऐसे एथिक्स पेपर होता है, ठीक है। एथिक्स पेपर होता है जिसमें एथिक्स में ह्यूमन इंटरफेरेंस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ, ये सारा मैं हो सके तो मैं इस पर जो है एक वीडियो लाऊंगा। एक एक टॉपिक जो है ना, मतलब एवरी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा मैं, और ये आप लोग जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं। दैट क्लियर? फिर एटीट्यूड आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो यहाँ से आप लोग जो है ये, हाँ, ये जो है एप्टीट्यूड पढ़ना है, फाउंडेशनल वैल्यूज़ पढ़ना है। इसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है। आप किसी भी कारणवश अपने इमोशन पर आकर कुछ कैसे डिसीजन लेते हैं वो सब पढ़ना है। कंट्रीब्यूशंस, मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। क्या क्या थिंकर्स हुए हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, सब मॉरल थिंकर्स सब पढ़ना है। फिर पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ पढ़ना है। उसके बाद पॉवर्टी, गवर्नेंस, ये सारा चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बाइस, ये सारा चीज़। फिर केस स्टडी, लास्ट में केस स्टडी दी जाती है। केस स्टडी का कहने का मतलब है कि आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा कि आप सपोज़ आप जो है इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक जो है बंदा एक्सीडेंट के मारे उसका ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप जो है इंटरव्यू के लिए पहले जाइएगा, लेट हो रहा है कि पहले आप जो है इसे हॉस्पिटल पहुंचाइएगा। इस तरह से कुछ एथिकल आपको कंडीशन दिया जाएगा, आप लोग को बताना है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पूरा मैंने डिटेल में
डिस्कस कर दिया। इतना डिटेल तो नहीं बताया है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग इससे आइडिया ले सकते हैं। बाकी आप, मैं जब पॉइंट वाइज कराता जाऊंगा ना, इस पर सारे पर क्वेश्चन लाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो उससे आपका सारा डिस्कस हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।